मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सब जानते हैं कि अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में कितनी बुरी त्रासदी फैली हुई है। समाचारों में, समाचार पत्रों में आप सब ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वहाँ की जनता ने अपनी ही सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। एक प्रजातांत्रिक देश में कैसे ही प्रजा विद्रोही बन जाती है, इसका एक नमूना हम सब के सामने आ चुका है। मैं अगले 5 मिनट में आपके सामने बांग्लादेश के बारे में 4-5 चीजें प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो चीजें समाचारों में नहीं बताई जाती और जिसे हम भारतीयों को जानने का हक है, क्योंकि बांग्लादेश कभी अपने देश का हिस्सा रहा है और हमें वहां की जनता से और हम सबको वहां की जनता से सहानुभूति है और होनी भी चाहिए। तो हमारे पास आज 5 बिंदु हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बांग्लादेश का इतिहास क्या है और कैसे बांग्लादेश बना था। फिर उसके शासक शेख मुजीबुर रहमान कैसे शासन में आए और कैसे उनकी हत्या की गई। उनकी पुत्री शेख हसीना कैसे राजनीति में आई और उनके परिवार का क्या परिचय है, और जो वर्तमान त्रासदी पैदा हुई उसका क्या कारण है। भविष्य की चुनौतियां क्या हैं और इस त्रासदी से निकलने का समाधान क्या है, इस सब पर अभी हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि 1947 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान हमारे देश के साथ थे ही, और हमारे ही देश के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान के नाम से अलग किया गया। लेकिन 1971 में पाकिस्तान, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां पर कुछ अशांति फैली। उस समय जनरल याहिया खान वहां के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने जनरल टिक्का खान को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो पूर्वी हिस्से में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए वहां जाएं। जनरल टिक्का खान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पर स्थिति संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई। 25 मार्च 1971 को इस हिस्से में सेना एवं पुलिस की अगुवाई में इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि इतना बड़ा नरसंहार इतिहास में प्राय देखने को नहीं मिलता। इससे हुआ ये कि वहां पूर्वी क्षेत्र के निवासियों में जबरदस्त रोष पैदा हुआ और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध अपनी एक मुक्त वाहिनी बना ली और पाकिस्तानी फौज का निरपराध हथियार विहीन लोगों पर अत्याचार करने का विरोध किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया और बांग्लादेश को आजाद करने में सहायता प्राप्त की। तो ये छोटा सा इतिहास है जिससे 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान जाना जाता था, वो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। उस समय शेख मुजीबुर रहमान मुक्ति वाहिनी के नेता थे और उन्हें वहां का राष्ट्रपति बनाया गया। वे मुक्ति ये शेख मुजीबुर रहमान साहब आगामी लीग पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की थी। शेख मुजीबुर रहमान को शेख मुजीब के नाम से और बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन मुजीब साहब बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाए, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को, अर्थात लगभग 3 साढ़े 3 साल बाद ही उनकी सेना ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उनका तख्ता पलट दिया, जिसमें उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना को छोड़कर उनके परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी गई। हुआ यह कि 15 अगस्त 1975 के सवेरे बांग्लादेश की सेना के कुछ बागी युवा अफसर
हथियारबंद दस्ते लेकर के, और उनके पास हथियारबंद दस्ते नहीं, वो पूरे टैंक लेकर के आए थे। उन्होंने सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के बेटे शेख कमाल को मारा और बाद में उनके अन्य परिजनों की हत्या कर दी। लगभग 20 लोग उसमें मारे गए थे, जिसमें मुजीब के सभी 3 बेटे थे वो मारे गए थे, उनकी पत्नी मारी गई थी। लेकिन संयोग था ये, इसे दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, कि उनकी 2 बेटियां संयोगवश बच गई थी, जो घटना के समय जर्मनी में थी, शेख हसीना और शेख रेहाना। अब तीसरे बिंदु पर हम देखते हैं कि शेख हसीना कैसे नेतृत्व में आई। जिस समय शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, शेख हसीना और शेख रेहाना ने उस समय इंदिरा गांधी की सहायता से भारत में शरण ली और बहुत दिनों तक भारत में रही। उसके बाद उन्होंने राजनीति में शिरकत करने की कोशिश की और जनरल इरशाद, उसमें जो जनरल थे जो सैनिक शासन संभाले हुए थे, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत कड़ी मुहिम छेड़ी, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और धीरे धीरे वो आवामी लीग की नेत्री बन गई। जनरल इरशाद की पत्नी खालिदा जिया है, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की वो नेता हैं और वो भी प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। उनके साथ उनकी कड़ी टक्कर रही और इसके चलते उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। शेख हसीना का एक पुत्र और एक पुत्री है। एक पुत्र शेख वाजिद, जो बहुत बड़ा व्यापारी है पाकिस्तान का, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। और पुत्री वर्ल्ड हेल्थ, आप जानते हैं कि WHO जो यूनाइटेड नेशंस का है, उसकी वो दिल्ली में रीजनल डायरेक्टर हैं। तो बहुत पढ़ा लिखा परिवार है, बहुत त्याग दिया है शेख हसीना के परिवार ने। लेकिन इस त्याग का वहां की जनता ने उन्हें क्या पुरस्कार दिया, या सोचने की बात यह भी है कि क्या एक शासक के रूप में शेख हसीना ने भी कोई गलती की होगी, ये वहां की जनता बेहतर जानती होगी। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब वो 1 महीना पहले, मैं लगातार इस समाचार के टच में था कि वहां पर एक आरक्षण लागू किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 1971 में जिन लोगों ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में सहायता की थी, उनके परिवारजनों को सिविल सर्विसेज में, बांग्लादेश के सिविल सर्विसेज में कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। बांग्लादेश के विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया और वो विरोध धीरे धीरे 1 महीने में, लगभग 4 सप्ताह में इतना बढ़ गया कि उससे पूरे बांग्लादेश में त्रासदी फैल गई और शेख हसीना को अपना महल, यानी कि प्रधानमंत्री आवास छोड़कर, वो जिस समय शेख हसीना के आप फोटो देखें उनके पैलेस में, लोगों ने घुस करके आग लगा दी। ऐसी त्रासदी बांग्लादेश में मुझे लगता है कि 1971 के बाद शायद पहली बार देखी गई। वैसे बहुत बार वहां पर उलटफेर हुए, कई बार तख्ता पलट हुए और कई बार हुआ। बड़ी गरीबी है बांग्लादेश में इसी के चलते, क्योंकि सैनिक शासकों ने कभी ध्यान नहीं दिया अपनी जनता की ओर और उन्होंने अपने व्यापार बड़े बड़े वहां पर खड़े किए। तो इस त्रासदी के चलते शेख हसीना को वहां के सेना अध्यक्ष ने और वहां के राष्ट्रपति ने उनसे सुझाव दिया कि वो त्याग पत्र दे दें, और स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें वहां से निकल करके भागना पड़ा और वो सबसे पहले भारत पहुंची। वे इस समय भारत में हैं और एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में के परिसर में वो अपनी भारत की सेना की सुरक्षा में यहाँ पर सुरक्षित है। अभी मेरे पास जो सुना है कि वो यहाँ से लंदन जाने वाली हैं और अपनी बहन रेहाना के साथ में। अब आगे जब होगा तो हम आपसे बात करेंगे। तो इसके बाद अभी पिछले 48 घंटे से बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है। विद्यार्थियों के नेताओं ने मोहम्मद यूनुस का नाम सुझाया है, जो आप जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। वो इस समय पेरिस में है। आज की हमारी खबर यह है कि वो पेरिस से बांग्लादेश के लिए चल चुके हैं। उनका भी हमने व्हाइट
न्यूज़ में सुना था कि वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग बैक टू अवर होम, और वहाँ पे जाकर देखेंगे, क्योंकि उन्हें जो अंतरिम सरकार वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बनाने जा रहे हैं, उसका नेता उन्हें बनाया गया है। तो उनके पास उन बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ होंगी। तो अब बांग्लादेश के पास भविष्य की क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? जो भी सरकार का मुखिया बनेगा, उसे सबसे पहले तो जो जनता में जो विद्रोही प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, उससे उसको एकजुट करना होगा। इसके बाद जो अराजकता फैली हुई है, और अराजकता इस स्तर की फैली हुई है कि अराजकता इस स्तर की फैली हुई है कि वहाँ के जो पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ के जो थाने हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। क्योंकि 10 किलोमीटर लंबा, जब भी कोई विद्रोही जनता 10 किलोमीटर के रास्ते पे खड़ी हो, तो पुलिस फिर उसका सामना नहीं कर सकती। सब थाने से पुलिस वाले भाग गए हैं, कई थानों में आग लगा दी गई है, और फिर से जो राष्ट्रपति हैं वो कोशिश कर रहे हैं पुलिस को वहां पर कैसे खड़ा किया जाए, पुलिस के पूरे ढांचे को फिर से कैसे दुरुस्त किया जाए। ये स्थिति है वहां पर। तो सबसे पहले जो अंतरिम सरकार बनेगी मोहम्मद